हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा था कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। एंगल आई इंसिडेंस एंगल और एंगल आर रिफ्रैक्शन एंगल। और आई जब जीरो होता है तो आर जीरो होता है, अदरवाइज आई और आर की हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है अगर वो डेंसर मीडियम में जाती है, और रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है अगर वो रेयर मीडियम में जाती है। इसलिए जो डेविएशन का वैल्यू हमने देखा था, या तो वो आर माइनस आई होता था और या फिर वो आई माइनस आर होता था। ठीक। इसके बाद मैंने समझाया था कि जो प्लेन सरफेसेज होती हैं और जब उनसे लाइट रे गुजरती है तो एन साइन आई, एन वन साइन आई, एन टू साइन साइन आई टू, मतलब एन वन साइन थीटा वन, एन टू साइन थीटा टू, एन थ्री साइन थीटा थ्री, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू वहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, ये जो प्रोडक्ट होता है ये हर सरफेस पर बराबर आता है। ठीक। और फिर इसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, और आपको बोला गया था कि आप उसे सॉल्व करें और हमें उसमें लाइट रे का लोकस निकालना था। तो क्या क्वेश्चन था वो मैं फिर से लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइट रे है जो ट्रेवल करके जाती है, और लाइट रे जो है वो यहाँ से आकर इंसिडेंट होती है, इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होती है। और लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लगभग 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट लगभग 90 डिग्री होता है। और जो लाइट रे है वो आपकी इस तरह से इसमें चल के जा रही होगी, और आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका लोकस क्या होगा। ऐसा करते हैं, मैं इस जगह पे यहाँ पे बाउंड्री बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी? हॉरिजॉन्टल। ये बात आपको मैंने कल समझाई थी कि बाउंड्री हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है? अलग अलग है। ठीक। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, ये हो गया हमारा बाउंड्री, ये हो गया हमारा सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे हम बाउंड्री बनाएंगे तो ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल, ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल। और यहाँ पे इस लाइट रे का अगर एंगल देखेंगे इस नॉर्मल के साथ तो देखिए एंगल कैसे आएगा। तो यहाँ पे आप टेंजेंट बनाइए, ये इस लाइट रे का, ये इस लाइट रे का एंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ये हो गया यहाँ का टेंजेंट। अब एक चीज हम जानते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाते तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आता। क्यों यहाँ नॉर्मल ऐसे आता? क्योंकि जो सरफेस होती वो ऐसे होती, जो बाउंड्री होती वो ऐसे होती। बाउंड्री ऐसे क्यों होती? क्योंकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब फॉर्मूला आपको कल दिया गया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के हिसाब से बदलता है। कैसे बदलता है? दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इस तरह से बदलती है। ये आपको नहीं, ऐसे नहीं था, y की पावर थ्री बाई टू प्लस वन की पावर वन बाई टू। वाई की वैल्यू इस तरह से बदलती है। और आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका लोकस क्या होगा। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट के साथ बदलता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा वन। कैसे पता चला? क्योंकि y की वैल्यू क्या है? जीरो। और इस पूरी एक्सिस पे, इस पूरी एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और y को हम जीरो पुट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? वन। तो ये हो गई हमारी सरफेस, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लगभग 90 डिग्री के बराबर है। और इसमें जो भी सरफेसेस होंगी, जो बाउंड्री होंगी, जहाँ रिफ्रैक्शन होंगे, वो कैसी होंगी? हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कहाँ है? इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसके ऊपर अलग है, इसके नीचे अलग है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का म्यू और यहाँ का साइन थीटा, मतलब वन इंटू साइन 90, वन इंटू साइन 90 बराबर है, वन इंटू साइन 90 बराबर है किसके बराबर है? वहाँ का म्यू इंटू वहाँ का साइन थीटा। तो वहाँ का म्यू क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा y की पावर थ्री बाई टू प्लस वन की पावर वन बाई टू इंटू वहाँ का थीटा, वो आएगा साइन थीटा। मतलब आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया यहाँ से। साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आएगा साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन वाई की पावर थ्री बाई टू प्लस वन की पावर वन बाई टू। दिस इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा।
अब हमें निकालना है लोकस। तो देखिए लोकस कैसे निकालेंगे, आप ये बताइए, ये जो हमारी लाइट रे है, अगर इस लाइट रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइट रे वहाँ पर, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन इस वाले पॉइंट पर किस कौन है, टेंजेंट है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो ये वाई एक्स कर्व है, वाई एक्स कर्व पे डाली गई टेंजेंट का स्लोप हम डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखते हैं, और वो बराबर होता है टेन ऑफ दिस एंगल जो हॉरिजॉन्टल से बनता है 90 माइनस थीटा, मतलब ये आया कॉट थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया, वो किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम कॉट थीटा को रिप्लेस कर दें तो हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉट थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये ट्राइंगल देखिए, ये साइन थीटा देखिए, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल लीजिए मान लीजिए 1 है, ये क्या है अंडर रूट ऑफ वाई की पावर 3/2 प्लस 1। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी, तो देखिए आप क्या करिए, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट, तो ये वैल्यू रही होगी वाई की पावर 3/4। ठीक, अब ये वैल्यू रही होगी आपकी y की पावर 3/4। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए cot थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा वो cot थीटा क्या आएगा, y की पावर 3/4। इसको सॉल्व करिए, y को इधर ले आइए, तो ये आया y की पावर -3/4 इंटू डी वाई दैट इक्वल टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करिए, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 थी, और जब x की वैल्यू x हो गई तो मान लेते हैं y का वैल्यू क्या हो गया, y। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा y की पावर 1/4 अपॉन 1/4, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर y तक, एंड दैट इक्वल टू x। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया वो आया 4 y की पावर 1/4 दैट इक्वल टू x। मतलब जो आपका y आया वो आया 1/4 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। दिस इज द लोकस ऑफ दिस लाइट रे। तो देखिए इस तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो याद रखना, यहाँ पे जो ये बाउंड्री होंगी वहाँ पे म्यू इंटू साइन थीटा हर जगह क्या होंगे, बराबर होंगे, वहाँ से आपको साइन थीटा मिलेगा। साइन थीटा से आप टेन थीटा निकाल लेना, और टेन थीटा उसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होगा, और वहाँ से आप इंटीग्रेट करके उस लोकस तक पहुँच सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था जब जेई सब्जेक्टिव होता था बहुत सालों पहले, ठीक है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिएगा बेटा, अब हम रिफ्रैक्शन की थोड़ी और बात कर लेते हैं कि जो हमारी लाइट रे है वो किसी एक पॉइंट से चलती है और किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। आप ऐसे समझें, जैसे मान लो ये आपकी बाउंड्री है, एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा और कोई एक कम होगा। अब जो हमारी लाइट रे है, वो मान लेते हैं लाइट रे यहाँ से चल के आती है, लाइट रे मान लेते हैं यहाँ से चल के जाती है, इस तरह से ऐसे लाइट रे चल के जाती है, और लाइट रे ऐसे चली जाती है। मतलब ये एक लाइट रे है जो इधर से आ रही है, इधर जा रही है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब हम ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि कंसीडर करिए ये एक पॉइंट है ए, कंसीडर ए पॉइंट ए एंड कंसीडर ए पॉइंट बी। और इस लाइट रे को आप ऐसे देखिए कि लाइट रे जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई तो वो लाइट रे इस रास्ते से गई, इसको ऐसे देखिए। अब हमें ये क्वेश्चन करना होता है कि जो लाइट रे है जब यहाँ से यहाँ तक गई है तो वो इसी रास्ते से क्यों गई है। तो अगेन फिर से उसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लाइट रे उस वाले पाथ को चलकर जाती है जिस पाथ में टाइम कम लगता है, सबसे मिनिमम टाइम लगता है। ठीक, अब आर्गुमेंट कैसे होते हैं, देखिए वो मैं आर्गुमेंट आपको सिखाता हूं। तो हमारी रे जा रही थी, हमने रे पर दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट का नाम रखा ए और एक पॉइंट का नाम रखा बी। अब हमने कहा कि लाइट रे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। तो लाइट रे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है और वो इस रास्ते से जा रही है।
फिर हमने काउंटर सवाल किया कि बताइए लाइट रे इसी रास्ते से क्यों जा रही है। तो उसका आंसर है कि लाइट रे इस रास्ते से इसलिए जा रही है क्योंकि इस रास्ते में जो टाइम की वैल्यू है वो सबसे कम है बाकी और रास्तों के कंपैरिजन में। अब सवाल आता है बाकी और कौन से रास्ते हो सकते थे। तो देखिए मैं बताता हूं। एक रास्ता तो ये हो सकता था। कितने नंबर ऑफ रास्ते हो सकते थे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते थे। एक रास्ता ये हो सकता था, एक रास्ता ये हो सकता था। ऐसे कितने रास्ते संभव हैं? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते संभव हैं। एक रास्ता ये हो सकता था, लेकिन सभी रास्तों में से भी लाइट उस रास्ते से चल के गई है जिस रास्ते में टाइम उसको क्या मिला होगा, सबसे मिनिमम। और अगर वो इस रास्ते से गई है इसका मतलब ये है कि इस रास्ते में जो टाइम है वो सबसे कम है, नहीं वो इस रास्ते से नहीं जाती। ये नेचर का रूल है कि लाइट रे हमेशा उस रास्ते से चल के जाएगी जिस रास्ते में टाइम क्या लगेगा, ये मिनिमम। ये मैंने कुछ रास्ते ड्रॉ किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही रास्ते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज अवेलेबल हैं। ठीक, अब हमें बात करनी है कि लाइट रे जो जिस रास्ते से गई है उस रास्ते में ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, इनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि म्यू वन साइन आई किसके बराबर है? म्यू टू साइन आर के। ये इनमें रिलेशन है। ठीक, तो देखिए मैं आपको चलिए मैं आपको इसे प्रूफ करता हूं कि कैसे ये रिलेशन आएगा। आप सुनना, अगर हमारी लाइट रे किसी और रास्ते से जाती तो उनके आई और आर अलग होते, तो उनमें रिलेशन कुछ और होता। लेकिन रे इस रास्ते से चल के गई है और उनमें रिलेशन ये है। मतलब ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के कारण, क्योंकि रे उस पाथ से चल के जाती है जिसमें टाइम मिनिमम होता है। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं, तो सुनना ध्यान से। डेरिवेशन अच्छा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको डेरिवेशन। पहले मैं एक आपको जनरल मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं। जनरल मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालनी है उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा एक्स इज द वेरी स्मॉल वेरिएशन। व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज द स्मॉल वेरिएशन। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि वाई में कितना चेंज आया जब एक्स में चेंज कितना आया, डेल्टा एक्स आया। ठीक, तो इसी इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा, ये आपको समझ होनी चाहिए कि डेल। अच्छा, अब इसमें बताइए, अगर मान लो इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज 0, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 0 हुआ तो एक्स में थोड़ा चेंज करने पर भी डेल्टा वाई जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 0 इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 है और हमने थोड़ा सा बहुत स्मॉल टेंडिंग टू 0 एक्स में चेंज अगर किया तो हमें वाई में चेंज कितना देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। इसी बात का हमें यूज करना है। अब सुनना, इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको लिख लें कहीं साइड में, मुझे जरूरत पड़ेगा इसका। अब आप ऐसे देखिए कि मैं ऐसा करता हूं कि ये जो यहां पे मैं मान लेता हूं x इक्वल टू 0 और इसको मान लेता हूं x एक्सिस। और हर रास्ते के लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू अलग अलग है। देखो ये रास्ता इस वाले x से होकर जाता है, ये रास्ता इस x से होकर जाता है, ये रास्ता इस x से होकर जाता है, ये वाला रास्ता इस x से होकर जाता है, ये वाला रास्ता इस x से होकर जाता है, ये रास्ता इस x से और ये रास्ता इस x से। मतलब हर रास्ता एक अलग अलग x कोऑर्डिनेट से पास होता है। अब मुझे ये लिखना है कि इस रास्ते में टाइम कितना होगा, इसमें टाइम कितना होगा। कि मान लो लाइट रे इस रास्ते से गई नहीं है, मान लो अगर चली जाती तो उसे कितना टाइम लगता। तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 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 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब हर रास्ते में कितना टाइम लगता अगर वो जाती, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस रास्ते से गई है, हम कह रहे हैं कि
अगर वो इस रास्ते से जाती। तो देखिए, अब ये बात तो गारंटी है कि यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो कुछ एक टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में चल के जाऊंगा, मेरा जो टाइम है वो थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं टाइम का वैल्यू मिनिमम जरूर आया होगा। ठीक, तो मैं ग्राफ बनाता हूं टी का एक्स के साथ। ये टी कौन है? ये है टाइम टेकन टू रीच ए टू बी। टी कौन है? टाइम टेकन टू रीच ए टू बी। और ये x क्या बता रहा है? ये x उस रास्ते की आइडेंटिटी बता रहा है कि वो रास्ता कौन से x वाला है। x0 वाला है, x कुछ और नंबर है, x कुछ और नंबर, x कुछ और नंबर, x कुछ और नंबर, x कुछ और नंबर, x कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ टाइम की वैल्यू कुछ और आएगी। अब कहीं ना कहीं रास्ते में टाइम की वैल्यू मिनिमम आई होगी। क्यों मिनिमम आएगी होगी? क्योंकि हमको पता है लाइट रे ऐसे चल के गई है, हमें पता है, अरे एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, लाइट रे यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ऐसे जा रही है। इसका मतलब है मिनिमम टाइम वाले रास्ते से जा रही है। अब ये मिनिमम टाइम वाला रास्ता है, इसीलिए म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है, वो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ बेटा यहाँ का कुछ टाइम होगा, यहाँ का कुछ टाइम होगा, मतलब यहाँ का टाइम मिनिमम रहा होगा। ये कोई ना कोई एक्स तो रहा होगा ना बेटा, ये इस पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा, मान लेते हैं एक्स नॉट। तो मैं अगर इसके टाइम का ग्राफ बनाऊं तो टाइम का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ टाइम। और जो सबसे मिनिमम टाइम आएगा वो कौन से रास्ते पर आएगा? जो x इक्वल टू एक्स नॉट से गया होगा, इसको मैं x इक्वल टू एक्स नॉट बोल देता हूं। तो ये मिनिमम टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैराबोला होगा, मैं ये कह नहीं रहा हूं पैराबोला होगा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि दिस इज ए कर्व। उसका क्या शेप होगा मुझे नहीं पता, क्या शेप होगा, लेकिन एक कर्व होगा और जिसका मिनिमम टाइम आएगा, टाइम की वैल्यू मिनिमम आएगी कब? जब x की वैल्यू एक्स नॉट होगी, एंड दिस इज द मिनिमम टाइम। और लाइट रे इसी रास्ते से गई होगी। कौन से रास्ते से? जिस रास्ते में टाइम क्या लग रहा होगा, मिनिमम। इसलिए हमारी लाइट रे इस रास्ते से गई है, क्योंकि इस रास्ते में टाइम क्या लग रहा है, मिनिमम। ठीक, अब मुझे बताइए यहां पे dt अपॉन dx का वैल्यू क्या आएगा? dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx का वैल्यू आएगा 0। अब मुझे बताओ डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, इसको क्या लिखेंगे हम? जब स्मॉल चेंज होगा तो इसको लिखेंगे dt अपॉन dx। तो मैं कह रहा हूं बेटा डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा? तो डेल्टा टी का वैल्यू आएगा डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने मेरे एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा बदला, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा बदला, लेकिन मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा कहां से बदला? मैंने उसको चेंज किया एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, एंड दैट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0 है। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा बदला, मतलब जो मेरा रास्ता था मैंने इस रास्ते को यहां से थोड़ा सा बदला और मैंने वो वाला रास्ता लिया जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कौन है? एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो ये वाले रास्ते के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, तो इस वाले के लिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। इस वाला, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की। तो ये वाला रास्ता कौन से एक्स से जाता है? एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स से जाता है, और ये रास्ता कौन से एक्स से जाता है? एक्स नॉट से जाता है। अब ये ग्राफ हमसे ये कह रहा है कि अगर आपने एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स किया तो आपको जो टाइम में वेरिएशन मिलेगा डेल्टा टी, वो 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि डी टी अपॉन डी एक्स 0 है एट डेल्टा एक्स, एट एक्स नॉट, डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज 0, ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा एक्स, तो टाइम में जो चेंज आएगा डेल्टा टी, वो वहां के डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। वहां का डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ का? एक्स नॉट का, क्योंकि एक्स में कौन सा चेंज किया है मैंने? एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स 0 है, इसलिए डेल्टा टी क्या आ जाएगा आपका? 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते का टाइम और इस रास्ते के टाइम, इस टाइम में जो डिफरेंस आएगा, टाइम में जो वेरिएशन आएगा, वो क्या आएगा? 0, क्योंकि डेल्टा टी कितना है? 0। इसी बात को मैं यूज करूंगा और इसी बात को यूज करके मैं इस लाइन का डेरिवेशन करूंगा, तो आप लिख लें वो वाली चीज। ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, इसको रहने दीजिए, मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा।
अब अगला डायग्राम बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लाइट रे है, ये है यहाँ का नॉर्मल, और ये लाइट रे इस तरह से यहाँ चली गई। ठीक, अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस यहाँ से जाने वाली लाइट रे, मतलब इस एक्स से जाने वाला रास्ता और इस वाले एक्स से जाने वाला रास्ता, मतलब इस रास्ते से लाइट रे चल के गई और इस रास्ते से लाइट रे चल के गई, एंड दैट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो इन दोनों के टाइम में वेरिएशन क्या आना चाहिए, 0। तो देखिए वो भी लिख के दिखाते हैं। तो दूसरा रास्ता बनाते हैं। दूसरा रास्ता ये हो गया, यहाँ दोनों ये लाइट रे पहुंच रही हैं। ठीक, अब देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए इस वाले रास्ते पे, और एक यहां से परपेंडिकुलर डालिए आप इस वाले रास्ते पे। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप। ठीक, अब ये वाला जो यहां से यहां तक का जो ये डेल्टा एक्स है, यहां से यहां तक का जो ये डेल्टा एक्स है, ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स। मैं यहां लिखूंगा नहीं, डायग्राम गंदा हो जाएगा। दैट डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू 0। तो ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल होंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स क्या है, टेंडिंग टू 0। ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल होंगी और ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल होंगी। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बराबर बोला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइन लगभग कैसी हैं, पैरेलल। और वही कहानी नीचे है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों को लगभग बराबर बोला जा सकता है। अब देखिएगा, जब हमारी लाइट रे इस रास्ते से इस रास्ते से, मतलब जब इसने ये रास्ता चेंज किया, जब ये रास्ता चेंज किया, तो यहाँ जो टाइम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है इस मीडियम में, और इस मीडियम में जो टाइम है वो थोड़ा कम लगने वाला है, क्योंकि पहले यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ रहा था और अभी यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ रहा है। मतलब इतना टाइम इस मीडियम से बच गया और इतना टाइम उस मीडियम में बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूँ जितना टाइम यहाँ से कम हुआ उतना ही टाइम वहाँ पे बढ़ जाना चाहिए। तो चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा हमारा, 0। मतलब जितना टाइम इस रास्ते में लगेगा उतना ही टाइम इस रास्ते में लगेगा, क्योंकि डेल्टा टी हमारा 0 है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ डेल्टा टी हमारा 0 है। तो जितना टाइम रे को यहाँ से बचा, देखो इस रास्ते से जब चल के जाएगी तो उसे इतना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है इसके कंपेयर में। तो जब वो उस रास्ते से गई थी तो इतना उसको नहीं चलना पड़ा, लेकिन इतना यहाँ ज़्यादा चलना पड़ा। तो यहाँ से जो टाइम बचा वो टाइम अगर यहाँ कंज्यूम हो जाए तो दोनों रास्तों का जो टाइम आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब सुनना बस, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है आर। ये एंगल अगर आर है तो देखिए आपको बोला गया है कि दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये वाली लाइन है आपकी वर्टिकल और ये वाली लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल, और ये आपकी एक ऐसे इंक्लाइन लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके परपेंडिकुलर, तो ये आएगा आर। इधर की बात करें, ये एंगल है हमारा आई, ये एंगल है हमारा कितना, आई। अब इनके परपेंडिकुलर लाइन की बात करते हैं तो देखो भाई, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई कौन हमारा, ये हो गई हमारा कौन, इंक्लाइन, ये वाली लाइन इंक्लाइन, और ये हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो गया हमारा आई। ज्योमेट्री थोड़ा आप अच्छे से देख लें और आप खुद से साफ साफ ज्योमेट्री बनाएं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखनी पड़े तो ये डिस्टेंस आएगा डेल्टा एक्स साइन आई, और अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखनी पड़े यहां से यहां तक, ये आएगा डेल्टा एक्स साइन आर। अब मैं कह रहा हूं कि जितना टाइम वहां पे खर्च हुआ, यहां जितना टाइम एक्स्ट्रा लगा उतना ही टाइम यहां से बचना चाहिए। तो इस रास्ते को चलने में कितना टाइम लगता, डेल्टा एक्स साइन आर डिवाइडेड बाई सी बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू2, सी बाई म्यू2। ये बराबर होना चाहिए जितना टाइम वहां पे एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गया, डेल्टा एक्स साइन आई अपॉन सी डिवाइडेड बाई म्यू1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो म्यू2 साइन आर का जो वैल्यू है
वो किसके बराबर आएगा, μ1 sin i के। Now you can appreciate this equation again is a consequence of principle of least time. तो main fundamental key is principle of least time and this equation is also a consequence of that principle of least time की light ray उस रास्ते से चलकर जाती है जिसमें जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, मिनिमम। आप लिख लें, बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं करना है आपको, बोर्ड में वो डेरिवेशन आपसे इसका पूछेगा भी नहीं और आपको करना भी नहीं, और ये तो नहीं करना है, ठीक, लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी रास्तों में से यही वो वाला रास्ता है जिस रास्ते में टाइम क्या है, मिनिमम, और ये जो एंगल्स हैं इनमें जो ये रिलेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का ही कंसीक्वेंस है। देखो मैंने उसी लाइन को यूज करके इस इक्वेशन का डेरिवेशन किया है, ठीक। अब देखो इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। अब सुनना, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इधर इधर ग्राउंड है, यहां है ग्राउंड, ठीक। ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूं आपको, ये है मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं वो है टॉप व्यू, और यहाँ है मान लो पानी है, रिवर है, समुद्र मान लो, जो भी सी मान लो, जो भी मान लो, यहाँ रिवर मान लो, सी मान लो, तालाब मान लो, जो मानना है मान लो। यहाँ पे वाटर बॉडी है, वो वाटर बॉडी आपको क्या मानिए, रिवर, तालाब, सी, जो मानना है मानिए। और कहानी ये है कि यहाँ एक बच्चा डूब रहा है, यहाँ पर एक बच्चा है और वो बच्चा यहाँ पे डूब रहा है और आप यहाँ खड़े हैं, ये योर लोकेशन, और यहाँ पे बच्चा डूब रहा है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ग्राउंड पर आदमी ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकता है कंपेयर टू वाटर में स्विमिंग का स्पीड, ठीक। इसका मतलब यहाँ आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है और यहाँ जो स्पीड है वो आपकी कम है। तो लाइट रे के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, जहाँ स्पीड कम होती है वो लाइट रे के लिए डेंसर मीडियम होता है, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होता है वो लाइट रे के लिए रेयरर मीडियम होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जाना है और आपको सबसे मिनिमम टाइम में जाना है तो आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए। ऐसे रास्ते बनाकर सवाल में पूछे जाते हैं। क्या आपको इस रास्ते से जाना चाहिए, क्या आपको सीधे दौड़ के जाना चाहिए, क्या आपको इस तरह से जाना चाहिए, क्या आपको इस तरह से जाना चाहिए, आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए ये हमसे पूछा जाता है और ऐसे पाथ ड्राइंग कर दी जाती है। मान लीजिए आपके लिए 5 रास्ते, 1 2 3 4 5, और आपसे पूछा गया है कि बताइए आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए कि आप बच्चे को बचा पाएं, क्योंकि आपको सबसे मिनिमम टाइम में ट्रैवल करना है। अब आप खुद सोचो, वहां से यहाँ तक अगर लाइट रे जाती तो लाइट रे कौन से रास्ते से गई होती, क्योंकि जैसी सिचुएशन लाइट रे की है वैसी ही सिचुएशन आपकी है। लाइट रे का भी यहाँ स्पीड ज़्यादा होता है, आपका भी स्पीड यहाँ ज़्यादा है। लाइट रे का यहाँ स्पीड कम होगा, आपका भी स्पीड यहाँ पर कम है। तो जिस रास्ते से लाइट रे गई होगी उसी रास्ते से आप चले जाइए, तो आपको जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक। तो हमारी लाइट रे कौन से रास्ते से चल के जाती है, तो देखिए हमारी लाइट रे के मैं हिसाब से बात करूं तो ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। और जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो इनमें ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें रे नॉर्मल की तरफ झुकती हुई दिखेगी, तो देखो इस वाले में रे नॉर्मल की तरफ झुकती हुई दिखेगी, इस वाले में तो रे नॉर्मल से दूर जाती हुई दिखेगी। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, सीधा तो आंसर होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन होगा, रास्ता नंबर 4। हमें रास्ता नंबर 4 से बचाने के लिए बच्चे को जाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में जो टाइम लगेगा वो सबसे कम टाइम लगेगा। लिख लें आप लोग।
अब सुनिए, अब आपको बताते हैं इमेजेस। हाँ भाई सुनिए, तो अब देखिए, अब आपको हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन। इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन से जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, आप सुनना। तो देखिए, तो जब हमने रिफ्लेक्शन की इमेज की बात करी थी तो हमने बोला था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। तो जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ refracted rays is called image of refraction या image formed by refraction या image of refraction। ठीक है, अब देखिए, मैं जो भी हम अभी रिफ्रैक्शन की इमेजेस पढ़ेंगे वो प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन की इमेज पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन की इमेजेस हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन। अब सुनना, तो मान लेते हैं ये एक प्लेन सरफेस है, याद रहे प्लेन सरफेस, कर्व्ड की बात नहीं कर रहा मैं, प्लेन सरफेस। और इस प्लेन सरफेस के अंदर मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखना चाहते हैं। ठीक, तो हमारे जो सिलेबस में है वो है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब है ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर वाला व्यू, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो किधर होगा, ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर होगा। हमें ये वाला ऑब्जर्वर हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी कभार जैसे एरोडोम में एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लेकिन याद रहे जे के सिलेबस में ये एंगल नहीं है। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ कौन से वाली आई हैं जो एकदम नॉर्मली अबव हैं ऑब्जेक्ट के, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि उस आंख को कुछ नहीं दिखेगा, उसको भी कुछ दिखेगा, इसको भी कुछ दिखेगा, अगर इधर कोई और आई होगी उसको भी कुछ दिखेगा। तो बात आती है कि फिर ये सिलेबस में है और ये सिलेबस में नहीं है, तो कोई कारण, तो कारण ये है कि इन रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, और इन वाली रे के लिए, इन वाली आई के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो बहुत स्मॉल आती है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल होते हैं तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, लेकिन इन वाली आई के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल नहीं होंगे। जैसे मैं आपको ड्राइंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इस वाली आई के लिए बात करें तो देखो यहाँ वाली रे जो होंगी वो ऐसे, अब देखिए यहाँ वाली रे होंगी वो थोड़ा ऐसे, उसके लिए जो रे ज़्यादा ही होंगी वो बहुत लार्ज एंगल वाली होंगी, उसके लिए जो रेज आ रही होंगी वो होंगी लार्ज एंगल वाली। इसके लिए भी बात करें तो इसके लिए भी जो रेज आ रही होंगी वो होंगी लार्ज एंगल वाली रे होंगी। तो लार्ज एंगल वाली रे का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है रेदर देन टू स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स तो बहुत आसान होता है, क्योंकि टेन आई, साइन आई, साइन आर, इन सबको क्या लिख सकते हैं, साइन आई को आई, टेन आई को आई, टेन आर को आर, साइन आर को आर। ठीक, तो हमारे सिलेबस में यही है तो इसको पढ़ते हैं।
तो देखिएगा, तो यहाँ हमें ये निकालना होता है कि जो हमारी आंख जब ऊपर से देखती है इस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट उसको एग्जैक्ट वहां नहीं दिखाई देती जहां वो है, वो या तो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है या फिर थोड़ा नीचे शिफ्टेड दिखाई देती है। मतलब इस आई को, ये ऑब्जेक्ट अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर नीचे है, तो इस आई को ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर नीचे दिखाई नहीं देती, या तो थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती है या फिर थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्टेड दिखती है, लेकिन यहां नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअल डेप्थ। और जो इमेज का डेप्थ दिखता है उसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक, तो इसमें पहली बात तो एक लाइन ये याद रखना, और ये हो गया आपका प्लेन सरफेस, इसको बाउंड्री कह सकते हैं, बाउंड्री, क्योंकि इसके दोनों साइड मीडियम अलग अलग है। इस मीडियम को मान लेते हैं μ1 और इस मीडियम को मान लेते हैं μ2। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री, या इसको बोल देंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ वो हो गया हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो आप उसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलें या फिर आप उसे बाउंड्री बोलें, दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। और हमें इस वाली आई के लिए कैलकुलेशन करके सीखना है, इस वाली ये वाली आई और ये वाली आई के लिए कैलकुलेशन हमें नहीं सीखनी है। तो पहला एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी वन साइड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये इमेज कौन से फिनोमेना के द्वारा बनेगी? ये इमेज रिफ्रैक्शन के कारण बनेगी। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर वन साइड ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहली बात, ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगी वो क्या होंगी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एक ही साइड में होंगे। जैसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस साइड में ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इसी साइड में होगी। अगर ऑब्जेक्ट उस साइड में होती तो इमेज भी उसी साइड में होती। अब बात ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो देखिए, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन चाहे प्लेन मिरर हो, कर्व मिरर हो, प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो, कर्व्ड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो, लेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा ऑब्जेक्ट का एक ही डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन होता है ऑलवेज। वो क्या है? intersection point of incident rays is called image। चाहे किसी भी फिनोमेना की हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये इस वाली आई के लिए तो मैं यही कैलकुलेशन करता हूँ, इस वाली आई के लिए तो आई को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा बन पाए। तो आप ये समझें कि हमने उस चीज को जूम करके देखा है वो छोटा ही आई, लेकिन हमने उसको क्या किया है? जूम करके देखा है, तो हमें इतनी बड़ी वो आई दिख रही है। और एकदम हमारा नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू है, मतलब एकदम जस्ट नीचे चले आइए, जस्ट एकदम नीचे ऐसे चले आइए, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से एक रे तो आप सीधे मान लीजिए, एक रे तो ये सीधे चली गई जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है, तो ये रे चली गई सीधे और ये रे आंख में चली गई। अब आप मान लीजिए एक दूसरी रे, अब देखो दूसरी रे को जब आप कंसीडर करेंगे, थोड़ा डायग्राम बड़ा दिखेगा आपको लेकिन है वो छोटा, तो मैंने समझने के लिए डायग्राम को जूम करके बनाया है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, मैं कह रहा हूं बेटा कि जब यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा तो या तो रे नॉर्मल की तरफ झुकी होगी और या फिर रे नॉर्मल से दूर की तरफ गई होगी, दोनों में से कोई एक काम किया होगा। तो मैं कोई एक ड्राइंग बना लेता हूं। तो ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूं कि रे नॉर्मल से दूर की तरफ गई, कोई भी एक डायग्राम। अगर मैं दूर की तरफ बनाऊंगा तो आप बोलेंगे नजदीक क्यों नहीं बनाया, और अगर मैं नजदीक बनाऊंगा तो आप बोलेंगे दूर क्यों नहीं बनाया। तो कोई एक तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ना, तो मैं कोई एक बना दे रहा हूं। तो लेट्स से मैं दूर वाला बना देता हूं। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज हैं, तो एक तो रिफ्रैक्टेड रे ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे हमारी ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे हमारी ये है। और अगर इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे के हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इस वाली रे को आप पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। जब इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यहाँ आएगा।
तो ये जो डेप्थ आएगी इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। और यहां से यहां तक जो ये वाला डेप्थ आएगा इसको बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ। तो एक हुआ आपका अपेरेंट डेप्थ और एक हुआ आपका एक्चुअल डेप्थ। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं एच डैश और इसको मान लेते हैं लेट से एच। ये एच डैश थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एच डैश, और ये हो गया आपका कौन, एच। अब फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखिए, अगर हमारा ये एंगल आई है, ये एंगल आई है और ये एंगल अगर आपका आर है और हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो पहला इक्वेशन आएगा, इसको म्यू1 माना हुआ है तो ये आएगा म्यू1 साइन आई, किसके बराबर है आपका, म्यू2 साइन आर के बराबर है, पहला इक्वेशन। और आपको बोला गया है कि आई और आर बहुत स्मॉल हैं, तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो म्यू1 इंटू आई बराबर है म्यू2 इंटू आर के, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं दूसरा इक्वेशन। अब ये एंगल आपका आई है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, आई, और ये एंगल आपका आर है तो ये एंगल आपका आर, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की को एक्स। अब हम लिखते हैं टेन आई, तो टेन आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स बाई एच, और टेन आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका एक्स अपॉन एच डैश। ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो टेन आर के लिए, और टेन आई के लिए ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक। और ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री, ठीक। अब आई बहुत स्मॉल है तो आपको बोला गया है कि टेन आई को आप आई लिख सकते हैं और टेन आर को आप क्या लिख सकते हैं, आर। तो एक इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कह रहा हूं कि 2 और 3 से आप आई और आर का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या रिलेशन मिलेगा, म्यू1 इंटू आई कितना है, एक्स अपॉन एच बराबर है म्यू2 इंटू एक्स अपॉन एच डैश। तो यहां से जो एच डैश का वैल्यू आया, एच डैश का जो वैल्यू आया वो आया म्यू2 एच डिवाइडेड बाई म्यू1। तो यहां से जो एच डैश की वैल्यू आई वो आई एच अपॉन म्यू1 डिवाइडेड बाई म्यू2, ठीक। तो ये है आपकी अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन दैट म्यू1 अपॉन म्यू2। अब देखिए जो ये म्यू1 अपॉन म्यू2 है, इसको कैसे याद रखना है वो मैं तरीका बताता हूं। अब सोचो, जिधर से रे इंसिडेंट हुई थी उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू1, और जिधर रे रिफ्रैक्ट हुई हैं उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2। तो म्यू1 को मैं बोल सकता हूं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे इंसिडेंस हुई, म्यू2 को मैं बोल सकता हूं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे रिफ्रैक्ट हुई। तो जो ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है, एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है उसे लिखा जा सकता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू इंसिडेंस डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टेड। तो आपको हमेशा ये याद रखना है फॉर्मूला, लिख रहे सभी लोग। इसका भी बोर्ड में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इसका डेरिवेशन ऐसे ही करना है, बोर्ड में भी लिख लें आप लोग, ठीक है। अब सुनना, अब मैं इस पे आपको एक सवाल करके दिखाता हूं। एक सवाल है, सवाल ऐसे है कि मान लो ये वाटर है, दिस इज वाटर बॉडी, और इसका म्यू है 4/3, और यहाँ मान लीजिए ऊपर एक पैरेट मान लीजिए, ईगल मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, और यहाँ एक फिश है, ये फिश है, और ये ईगल मान लीजिए, पैरेट मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, ईगल ही मान लो। अब ये कुछ हाइट है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं लेट्स से 30 सेंटीमीटर, और ये इसका डेप्थ है कुछ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब कहानी ये है कि अगर ये ईगल इस फिश को देखती है तो ये फिश किस डेप्थ पर दिखाई देगी इस ईगल को, तो इसके लिए सिंबल इस्तेमाल कर देता हूँ, ईगल के लिए ई और फिश के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं एफ, ठीक है। और ये कौन है, हमारी वाटर सरफेस,
या सिर्फ सरफेस इसको मैं बोलूंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड apparent depth of fish observed by that eagle E, apparent depth of fish as observed by eagle E। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड apparent depth of eagle E as observed by fish ये सवाल आपको करना है। ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो भाई, तो कहानी ऐसे है कि जब पहले सवाल का हम आंसर देंगे तो हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ईगल, और ऑब्जेक्ट कौन है, फिश। तो मैं फर्स्ट के जवाब के लिए सुन लीजिए, फर्स्ट का आंसर सुन लीजिए। फर्स्ट का आंसर ये है कि ये सरफेस है और ये है आपका ईगल और यहाँ है आपका फिश। और इसमें जो रे निकलेंगी वो रे कहाँ से निकल के जाएंगी, फिश से निकल कर जाएंगी, क्योंकि फिश ऑब्जेक्ट है और ईगल ऑब्जर्वर है। ईगल कौन है, आपका ऑब्जर्वर है, और फिश कौन है, आपकी ऑब्जेक्ट है। तो फिश से रे निकलेंगी और ईगल की आंख में जाएंगी। देखना किसको है, ईगल को देखना है। रे किसकी आंख में जानी चाहिए, ईगल की आंख में जानी चाहिए। तो यहां से रे निकलेंगी और ईगल की आंख में जाएंगी, तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोला जाएगा म्यू इंसिडेंस, और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोला जाएगा म्यू रिफ्रैक्टेड। और यहां से यहां तक जो डेप्थ है, और जो अपरेंट डेप्थ आपको कैलकुलेट करनी है वो सरफेस से कैलकुलेट करनी है, वाटर सरफेस से, अपरेंट डेप्थ फ्रॉम वाटर सरफेस। ठीक, तो देखिए, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा पहले का, तो एक्चुअल डेप्थ कितना है 20 अपॉन अपरेंट डेप्थ कितना आएगा, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। म्यू इंसिडेंट कितना है आपका 4/3 और म्यू रिफ्रैक्टेड कितना आपका 1। ये आपका आंसर आएगा। तो कितना आया ये 20 इंटू 3/4, ये आया 15 सेंटीमीटर। तो इस ईगल को ये फिश सरफेस से 20 सेंटीमीटर पे नहीं दिखेगी, 20 कहां दिखेगी, 15 सेंटीमीटर पे। दूसरी बात, अगर ये फिश ऑब्जर्व करेगी ईगल को, दूसरे का आंसर बता रहे हैं। इस बार ऑब्जर्वर कौन है, फिश। अगर ऑब्जर्वर फिश है तो ऑब्जेक्ट कौन है, ईगल। रे कहां से निकलेंगी, ईगल से, और किसके आंख में रे जाएंगी, फिश के आंख में रे जाएंगी। मतलब अगला जो डायग्राम होगा वो इस तरह से होने वाला है। ये है आपका फिश और ये है आपका ईगल। रे निकलनी चाहिए ईगल से और किसके आंख में जानी चाहिए, फिश की आंख में जानी चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, फिश। तो इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, आपकी ईगल। मतलब इमेज किसकी बननी है, ईगल की इमेज बननी है, और उस इमेज को देखेगा कौन, फिश देखेगी। तो ये अगर हम हाइट की बात करें, जो जिसको हम एक्चुअल डेप्थ बोलेंगे, ये है 30 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक ही साइड में होंगी। तो फिश है हमारा ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कौन है, हमारी ईगल, या ईगल से निकलेंगी रे और किसकी आंख में जाएंगी, फिश की आंख में जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट हमारी अप साइड में है तो इमेज भी किधर बनेगी, हमारी अप साइड में ही बनेगी। तो एक्चुअल डेप्थ कितना है आपका 30, अपरेंट डेप्थ हमें निकालना है। ये अपरेंट डेप्थ किसको दिखाई देगा, फिश को दिखाई देगा। कहां से, वाटर सरफेस से। तो एक्चुअल 30 है, लेकिन एक्चुअल 30 दिखाई फिश को नहीं देगा। तो अपॉन म्यू इंसिडेंट बाई म्यू रिफ्रैक्टेड। अब यहां कुछ नहीं बोला गया तो उसको एयर माना जाता है, एयर। तो म्यू इंसिडेंट कौन हो गया 1 डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड, ये आंसर आएगा। तो एच डैश का जो वैल्यू आया वो आया 30 इंटू 4/3, वो आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जो दिखाई देगा फिश को ईगल का हाइट वाटर सरफेस से, वो 30 नहीं दिखाई देगा। फिश को लगेगा कि ईगल सरफेस से 40 सेंटीमीटर